कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह एटर्निया है। इसकी राजधानी एटर्नोज में स्थित कैसल ग्रेस्कल एक रहस्यमयी और प्राचीन किला है। इसी किले के भीतर स्वॉर्ड ऑफ पावर नाम की एक अद्भुत तलवार सुरक्षित रखी गई है। कहा जाता है कि जो भी इस तलवार को धारण करने के योग्य होगा उसे देवताओं जैसी असीम शक्ति प्राप्त होगी। हालांकि उस महान योद्धा के आने तक इस तलवार और कैसल ग्रेस्कल की रक्षा करने की जिम्मेदारी सॉर्सरेस नाम की शक्तिशाली जादूगरनी पर है। इसके बाद हमें राजकुमार एडम को दिखाया जाता है। उसे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं। वह तो अपने प्यारे बाघ क्रिंजर के साथ खेलना चाहता है, लेकिन उसकी माँ रानी मार्लेना उसे जबरदस्ती युद्ध की ट्रेनिंग के लिए भेज देती हैं। ट्रेनिंग की जिम्मेदारी संभालते हैं सेनापति डंकन, जो कि राजा के सबसे भरोसेमंद सिपाही हैं। उनकी बेटी टीला एडम की सबसे अच्छी दोस्त है और एक अच्छी योद्धा भी है। जैसे ही मुकाबला शुरू होता है, टीला बड़ी आसानी से एडम को हरा देती है। तभी वहां पर राजा रैंडर पहुंचते हैं। वो अपने बेटे की नाकामी पर बहुत गुस्सा होते हैं। उन्हें लगता है कि एडम बहुत कमजोर है, इसलिए वे खुद एक असली तलवार उठाकर एडम के सामने खड़े हो जाते हैं और कुछ ही सेकंड में वे एडम को बुरी तरह हरा देते हैं। एडम की हालत देखकर राजा फिर गुस्से में कहते हैं, इस दुनिया में कमजोर लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। इतना कहकर राजा एंडर वहां से चले जाते हैं, लेकिन इस हार से एडम पूरी तरह निराश हो जाता है। बाद में टीला उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एडम को लगता है कि वो अपने पिता की तरह एक महान योद्धा कभी नहीं बन पाएगा। तभी उन्हें कैसल ग्रेस्कल की तरफ से एक अजीब सी रोशनी निकलती दिखाई देती है। तभी आसमान में दुश्मनों के विशाल जहाज दिखाई देते हैं। दुश्मन बिना किसी चेतावनी के पूरे शहर पर हमला शुरू कर देते हैं। हर तरफ धमाके होने लगते हैं और लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। सेनापति डंकन तुरंत सेना को युद्ध के लिए भेज देते हैं। दूसरी तरफ दुश्मनों की फौज महल के अंदर दाखिल हो जाती है और दोनों तरफ से भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। राजा एंडर की सेना में कुछ खास योद्धा भी होते हैं, लेकिन दुश्मन सैनिक की संख्या बहुत ज्यादा थी। इसलिए सेनापति डंकन टीला और राजा के पूरे परिवार को सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश करते हैं। रास्ते में उनके कई सैनिक भी मारे जाते हैं, लेकिन डंकन अकेले ही बहुत से दुश्मनों पर टूट पड़ता है और सभी का सफाया करते हुए आगे बढ़ता रहता है। तभी महल के एक गलियारे में उनका सामना खतरनाक योद्धा ट्रैप जॉ से हो जाता है। इसके बाद डंकन और ट्रैप जॉ के बीच जबरदस्त तलवारबाजी शुरू हो जाती है। दोनों योद्धा एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। आखिरकार डंकन अपनी तलवार ट्रैप जॉ के शरीर में घोंप देते हैं और उसे बुरी तरह पीटने लगते हैं। लेकिन तभी ट्रैप जॉ चालाकी दिखाता है और अपने हाथ में लगी मशीन से डंकन के सीने पर गोली चला देता है, जिससे डंकन बुरी तरह घायल हो जाता है। इसके बाद वह दीवार पर एक बम लगाकर वहां से भाग जाता है। ये सब छिपकर देख रही टीला तुरंत अपने पिता के पास दौड़ती है और उनकी मदद करती है। फिर वो किसी तरह खिड़की तक पहुंचते हैं और बिल्डिंग से छलांग लगा देते हैं। तभी एक जोरदार धमाका होता है और पूरा किला खंडहर में बदल जाता है। उधर किले की ओर जाने वाले पुल पर राजा रैंडर का सामना दुश्मनों के सरदार स्केलेटर से हो जाता है। राजा अपने परिवार को बचाने के लिए अकेले ही पूरी दुश्मन सेना से भिड़ जाते हैं, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। वे राजा को पकड़ लेते हैं। इसके बाद स्केलेटर अपनी जादुई शक्ति से राजा की विशाल प्रतिमा को तोड़ देता है और उनके सिर पर सजे ताज को छीन लेता है। फिर वो अपनी जीत का ऐलान करता है और कहता है कि आज से एटर्निया पर सिर्फ मेरा राज होगा। दूसरी तरफ एडम और उसकी मां दुश्मनों से बचकर जादूगरनी के पास पहुंचते हैं। जादूगरनी प्रिंस एडम को वह तलवार उठाने के लिए कहती है। जैसे ही एडम उस तलवार को उठाता है, तलवार की शक्तियों एडम के अंदर समाने लगती है। फिर जादूगरनी अपनी शक्तियों से एक पोर्टल बनाती हैं और एडम से कहती हैं कि इस तलवार को लेकर यहाँ से बहुत दूर चले जाओ, ताकि स्केलेटर इस तलवार तक कभी पहुंच नहीं पाए। तभी एडम की मां मार्लेना जादूगरनी से कहती हैं कि एडम को पृथ्वी पर भेज दो, वहां कोई इसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन उसी समय स्केलेटर अपनी पूरी सेना के साथ महल में घुस आता है। मार्लेना एडम को बचाने के लिए उसके सामने खड़ी हो जाती हैं, लेकिन स्केलेटर के जादुई हमले से घायल होकर बेहोश हो जाती है। तभी जादूगरनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके स्केलेटर को रोकने की कोशिश करती है और एडम को समझाती है कि इस तलवार को कभी मत खोना, क्योंकि यह तलवार ही तुम्हें एटोर्निया तक लेकर आएगी। तभी स्केलेटर दोबारा हमला करता है, लेकिन जादूगरनी उसके हमले को रोक देती है। फिर वह एक विशाल पक्षी का रूप लेकर वहां से उड़ जाती हैं। इसी बीच एडम पोर्टल के अंदर चला जाता है, लेकिन पोर्टल की जबरदस्त स्पीड के कारण उसके हाथ से तलवार छूट जाती है और कहीं दूर जा गिरती हैं। कुछ ही पल बाद एडम भी पृथ्वी पर एक झील में आकर गिरता है। इसके बाद हमें 15 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां एडम अब बड़ा हो चुका था और अमेरिका के ओक्लाहोमा में रहता था। एक दिन वह अपनी डेट पर एक लड़की से
मिलता है और उसे अपने अतीत की कहानी सुनाने लगता है। लेकिन उस लड़की को एडम की बातों पर जरा भी यकीन नहीं आया। उसे लगा एडम पागल हो चुका है, इसलिए वो उसे वहीं छोड़कर चली जाती हैं। फिर एडम अपने घर पहुंचता है, जहां उसका रूममेट हुसैन उसे समझाता है कि तू ये अजीब कहानी सबको सुनाना बंद कर। लोगों को लगता है तू सटक गया है। बचपन में तेरे माता पिता की मौत हो गई थी। उस सदमे की वजह से तेरा दिमाग ये सारी काल्पनिक बातें सोचने लगा है। लेकिन एडम ने साफ कह दिया, मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। मैं अपनी असली पहचान कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद वो अपने कमरे में जाकर बचपन की बनाई हुई ड्राइंग देखने लगता है, जिसमें उसने एटोर्निया के लोगों का चित्र बनाया था। तभी उसे याद आ जाता है, उस दिन उसने पूरी क्लास को बताया था कि वो एक असली योद्धा है। लेकिन किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया और पूरी क्लास उसका मजाक उड़ाने लगी थी। एडम ने सालों से अपने परिवार और अपनी दुनिया की ढेर सारी तस्वीरें संभाल रखी थीं। यही उसकी अपने दर्द से लड़ने का तरीका था। अगले दिन एडम अपनी बोरिंग नौकरी पर जाता है। वह एक ह्यूमन रिसोर्स कंपनी में काम करता था, जहां हर समय लोगों से मुस्कुराकर बात करना पड़ता था। लेकिन जैसे ही उसे मौका मिलता, वह ऑफिस के कंप्यूटर पर अपनी खोई हुई तलवार को के इंटरनेट पर खोजने लगता। तभी उसकी बॉस आ जाती हैं और उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है और गुस्से में कहती है, अगर तुम सारा दिन काम पर ध्यान नहीं देकर तलवार ढूंढोगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। लेकिन उसी समय एडम के फोन पर एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा था, मेरे पास तुम्हारी तलवार है। तलवार का पता चलते ही एडम तुरंत दिए गए पते पर पहुंच जाता है। वहां जाकर उसने देखा कि वो जगह एक कॉमिक बुक स्टोर थी। अंदर एक बड़ी मूर्ति के हाथ में वही तलवार लगी हुई थी। एडम बिना कुछ सोचे उस मूर्ति के हाथ से तलवार खींचने लगता है, लेकिन तलवार बाहर ही नहीं आ रही थी। जल्दबाजी में मूर्ति उसके ऊपर गिर गई। वहां मौजूद एक लड़का उसका वीडियो बनाने लगा, लेकिन काफी मशक्कत के बाद आखिरकार एडम तलवार निकालने में कामयाब हो गया। फिर उसने तुरंत तलवार उठाई और कुछ जादुई शब्द बोले और उसे आसमान की ओर उठा दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तब एडम तलवार लेकर वहां से भाग निकला। घर पहुंचकर वह फिर से तलवार से कहने लगा, अपनी ताकत दिखाओ, लेकिन तलवार बिल्कुल शांत रही। अगली सुबह अचानक दो पुलिस वाले उसके कमरे में घुस आए और बोले, तुम्हें चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। इसके बाद पुलिस उसे थाने लेकर जा रही थी, लेकिन रास्ते में भारी ट्रैफिक जाम लग गया। तभी चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। जब एडम ने बाहर देखा तो उसकी सांसें अटक गई, क्योंकि उसके सामने बड़ा सा बीस्ट मैन था, जो पूरे शहर में तबाही मचा रहा था। जैसे ही बीस्ट मैन की नजर एडम पर पड़ी, वह सीधा पुलिस की गाड़ी पर कूद पड़ा और एक झटके में उसका दरवाजा उखाड़ दिया। मौका देखते ही एडम ने तलवार उठाई, गाड़ी का शीशा तोड़कर भाग निकला। लेकिन अब बीस्ट मैन पूरी ताकत से उसका पीछा करने लगा। दौड़ते हुए एडम गिर पड़ा। इसके बाद बीस्ट मैन ने उसे उठाकर एक तेज रफ्तार ट्रक की तरफ फेंक दिया। टक्कर लगते ही एडम के हाथ से उसकी जादुई तलवार छूटकर दूर जा गिरी। जैसे ही बीस्ट मैन एडम पर अटैक करने वाला होता है कि तभी अचानक किसी की गोली सीधे उसके सीने में घुस जाती है। इसी बीच एक लड़की वहां आती है और अपने हथियार से बीस्ट मैन पर लगातार कई वार करती है और फिर उस पर गोली दाग देती है, जिससे बीस्ट मैन हाईवे से नीचे जा गिरता है। इसके बाद वो लड़की एडम को उसके नाम से पुकारती हैं, जिससे एडम पूरी तरह हैरान रह जाता है। वह कोई और नहीं बल्कि टीला होती है, एडम की दोस्त। लेकिन तभी बीस्ट मैन फिर से हमला कर देता है और टीला को पकड़ लेता है। टीला तुरंत पास पड़े कार के दरवाजे से उसे जोरदार धक्का मारकर दूर फेंक देती है। इसके बाद टीला तलवार उठाती है और एडम को लेकर कार के पीछे छिप जाती है। बीस्ट मैन उन्हें ढूंढने के लिए एक एक करके गाड़ियों को हटाने लगता है। इसी बीच टीला एडम को बताती है कि जैसे ही उसने तलवार उठाई, उससे एक खास सिग्नल निकला और उसी सिग्नल की वजह से वह और बीस्ट मैन आखिरकार एडम तक पहुंच पाए। इसके बाद दोनों वहां से भागना शुरू कर देते हैं। टीला बड़ी आसानी से हाईवे से छलांग लगा देती है, लेकिन एडम धड़ाम से नीचे गिरता है। तभी पीछे से बीस्ट मैन फिर से उनका पीछा करने लगता है, लेकिन इस बार एक तेज रफ्तार ट्रक उसे जोरदार टक्कर मार देता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर एडम और टीला एक पार्क में पहुंचते हैं, जहां टीला का स्पेसशिप खड़ा होता है। दोनों जल्दी से जहाज के अंदर घुस जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। तभी बीस्ट मैन भी जहाज पर चढ़कर लटक जाता है, लेकिन तभी टीला एक जादुई पोर्टल खोल देती है और जहाज तेज गति से उड़ने लगता है, जिससे बीस्ट मैन नीचे गिर जाता है। सफर के दौरान टीला एडम को बताती है कि इतने सालों में एटर्निया पूरी तरह बदल चुका है। फिर एडम टीला से उसके माता पिता के बारे में पूछता है, तो टीला उसे बताती है कि उसके माता पिता के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। कुछ देर बाद जब दोनों एटर्निया पहुंचते हैं, तो एडम का दिल टूट जाता है। कभी रोशनी से जगमगाता एटॉर्नियो अब सिर्फ खंडहर बन चुका होता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि दूर खड़ा दुश्मन उन दोनों पर नजर रख रहा है। दूसरी तरफ स्नेक माउंटेन में स्केलेटर
तलवार वापस न ला पाने की वजह से बीस्ट मैन को अपनी जादुई छड़ी से बुरी तरह पीटने लगता है। तभी इविल लिन उसे बताती है कि जादुई तलवार अब एटर्निया वापस आ चुकी है। यह सुनते ही स्केलेटर बीस्ट मैन को एक और मौका देता है तलवार लाने का। दूसरी तरफ टीला अपना जहाज लेकर जमीन के नीचे बने एक गुप्त ठिकाने पर पहुंचती है, जहां एटर्निया के बचे हुए लोग छिपकर अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। लेकिन दुश्मन सिपाही उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाता है। इसके बाद टीला एडम को बाकी योद्धाओं से मिलवाती है, लेकिन कोई भी यह मानने को तैयार नहीं होता कि वही राजा एंडर का बेटा है। अब एडम अपनी पहचान साबित करने के लिए अपना कार्ड दिखाता है, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। वे लोग उसकी तलवार छीन लेते हैं और उन दोनों को जेल में बंद कर देते हैं। जेल के अंदर उन्हें एक शराबी आदमी गहरी नींद में सोता हुआ मिलता है। वहीं पर एक रोबोट भी होता है जिसका नाम रोबाटो होता है। उसका काम जेल की सफाई करने का होता है, लेकिन वह रोबोट बहुत ताकतवर भी था। तभी अचानक दुश्मनों के जहाज उनके ठिकाने पर हमला कर देते हैं। अब टीला दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जब दरवाजा नहीं टूटता तब एडम उस रोबोट से मदद मांगता है। तब रोबाटो बड़े आराम से दरवाजे को एक ही झटके में उखाड़कर फेंक देता है। इसके बाद टीला उस शराबी आदमी को जगाती है। असल में वह कोई और नहीं बल्कि टीला के पिता डंकन है। डंकन उठते ही एडम के जूतों पर उल्टी कर देता है। उसे देखकर एडम तुरंत पहचान लेता है, लेकिन डंकन बाहर जाने से मना कर देता है। तब रोबाटो उसे अपने कंधे पर उठाकर बाहर लाती हैं। इसके बाद चारों भागते हुए बाजार से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी चारों तरफ से विस्फोट होने लगते हैं। तभी स्केलेटर खुद मैदान में उतर आता है। लड़ाई के दौरान जब राम मैन घायल होकर गिरता है तो वह उस जादुई तलवार को एडम को सौंप देता है और खुद फिर से दुश्मनों से भिड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। इसके बाद टीला, एडम और डंकन दुश्मनों की गोलियों से बचते हुए एक गुफा तक पहुंच जाते हैं। टीला बड़ी आसानी से फिसलते हुए नीचे उतर जाती है, लेकिन बाकी सब बड़ी मुश्किल से गुफा के अंदर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर सब लोग कुछ बक्सों के पीछे छिप जाते हैं। तभी सामने ट्रैप जॉ अपने कुछ सैनिकों को लेकर आ पहुंचता है। उसे देखकर डंकन डर जाता है, क्योंकि वो दोबारा उससे लड़ना नहीं चाहता। लेकिन एडम हिम्मत जुटाकर प्यार से बात करके मामला सुलझाने की कोशिश करता है, मगर ट्रैप जॉ को कोई बातचीत नहीं करनी होती। वो सीधे एडम पर हमला कर देता है और उसे पुल के किनारे धकेल देता है। अब एडम किसी तरह उसके हमलों से बचता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रैप जॉ उसे आसानी से उठाकर नीचे फेंक देता है। तभी टीला एडम से कहती हैं कि तलवार का इस्तेमाल करो। जैसे ही एडम तलवार पकड़ता है, उसे जादूगरनी की आवाज सुनाई देती है। वह कहती है, वो जादुई शब्द बोलो। फिर एडम तलवार आसमान की ओर उठाकर पूरी ताकत से बोलता है, ग्रेस्कल की शक्ति की कसम, मेरे पास शक्ति है। इतना कहते ही चारों तरफ तेज रोशनी फैल जाती है और ट्रैप जॉ के सारे सैनिक जमीन पर गिर पड़ते हैं। अगले ही पल जादुई शक्ति एडम को पूरी तरह बदल देती है। वह ग्रेस्कल का सबसे शक्तिशाली योद्धा बन जाता है। लेकिन तभी ट्रैप जॉ अचानक पीछे से आकर एडम पर झपट पड़ता है और तलवार छीनने की कोशिश करता है। अब दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार एडम पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। वह ट्रैप जॉ के हर हमले का बेहतरीन जवाब देता है। खुद को कमजोर पाकर ट्रैप जॉ अपनी बंदूक से गोलियां चलाने लगता है, लेकिन एडम के जादुई कंगन सारी गोलियां रोक लेते हैं और मौका मिलते ही एडम उसका लोहे वाला मैकेनिकल हाथ पकड़कर उखाड़ देता है। फिर उसी हाथ को हथियार बनाकर ट्रैप जॉ के बाकी सैनिकों पर गोलियां बरसाने लगता है। वह अकेला ही सबको हरा देता है। इसके बाद एडम और उसकी टीम जल्दी से टीला के स्पेसशिप में बैठकर वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ जब स्केलेटर को पता चलता है कि एडम तलवार लेकर भाग चुका है, तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है और फिर अपनी पूरी सेना को उनके पीछे भेज देता है। कुछ ही देर में दुश्मनों के कई जहाज टीला के स्पेसशिप का पीछा करने लगते हैं और लेजर फायर करने लगते हैं। टीला जैसे तैसे करके दुश्मनों के हमलों से बचती हैं और जहाज को आसमान में बहुत ऊपर ले जाती है ताकि उसे उड़ाने की थोड़ी जगह मिल सके। लेकिन दुश्मनों लगातार हमलों से जहाज में बड़ा छेद हो जाता है। इसी बीच एक दुश्मन अपने घूमते हुए आरे से टीला के कॉकपिट पर हमला कर देता है। अब टीला एडम से कहती है कि उसे दुश्मनों को रोकना होगा। इसके बाद एडम एक एयर बाइक पर सवार हो जाता है, लेकिन उसे बाइक चलाना नहीं आता था। फिर भी वो किसी तरह उड़ान भर लेता है और दुश्मनों का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन टीला के जहाज में छेद होने के चलते उसका स्पेसशिप तेजी से नीचे गिरने लगता है। दूसरी तरफ फाइट के दौरान एडम की एयर बाइक उलट जाती है, लेकिन एडम किसी तरह उसे पकड़कर लटका रहता है। आखिरकार जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, तब वह पूरी ताकत से एयर बाइक दुश्मनों की तरफ फेंक देता है। बाइक एक जोरदार धमाके के साथ फट जाती है और कई दुश्मन वहीं खत्म हो जाते हैं। इसी बीच एडम एक दुश्मन जहाज पर जा गिरता है। वह जहाज की
खिड़की तोड़कर पायलट को बाहर फेंककर खुद जहाज उड़ाने लगता है। इधर टीला के जहाज में डंकन पीछे जाकर लेजर गन उठाकर जैसे ही फायर करने ही वाला होता है कि तभी एडम का जहाज उसके और दुश्मनों के बीच आ जाता है। डंकन उसे चिल्लाकर बताता है कि दुश्मन उसके पीछे है, लेकिन एडम को कुछ भी ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। तभी पीछे से एक दुश्मन का हमला उसके जहाज पर हो जाता है। अब एडम छलांग लगाता है और टीला के स्पेसशिप पर आ गिरता है। तभी एक दुश्मन जहाजा एडम के पीछे पड़ जाता है, लेकिन एडम उस जहाजा की आरी को अपने हाथों से ही रोक देता है। फिर उस जहाजा को घुमाकर दूसरे जहाजा पर दे मारता है। तभी एक जोरदार धमाका होता है और दोनों जहाजा खत्म हो जाते हैं। इसी बीच टीला का जहाजा भी तेजी से नीचे गिरने लगता है। एडम तुरंत छलांग लगा देता है और एक बड़े से पेड़ से टकराकर जंगल में जा गिरता है। वही टीला का जहाज भी जोरदार धमाके के साथ जमीन पर क्रैश हो जाता है। दूसरी ओर स्केलेटर टीला के पूरे बेस पर कब्जा कर लेता है और उनसे पूछता है कि ग्रेस्कल का चैंपियन कौन है। जब सब लोग चुप रहते हैं, तब स्केलेटर अपनी जादुई शक्ति से एक सिपाही को खत्म कर देता है। तभी फिस्टो नाम का आदमी बोल पड़ता है कि ग्रेस्कल का चैंपियन प्रिंस एडम है। यह सुनते ही स्केलेटर सभी कैदियों को बंदी बनाने का आदेश दे देता है। दूसरी तरफ टीला डंकन को वहीं छोड़कर एडम को ढूंढने निकल पड़ती हैं। इसी दौरान डंकन को एक पुराना बक्सा मिलता है जिसके अंदर उसका पुराना कवच रखा होता है। दूसरी ओर जब एडम की आंख खुलती है तो उसे फिर से जादूगरनी की आवाज सुनाई देती है। वो उससे कह रही होती है कि उठो और एटर्निया में फिर से शांति स्थापित करो। तभी टीला वहां पहुंच जाती है और एडम को लेकर वापस जहाज तक आती है। वहां वे देखते हैं कि डंकन अपना पुराना कवच पहन चुका है। टीला उसे नए अवतार में देखकर खुश होती है, लेकिन तभी डंकन अपनी जेब से शराब की बोतल निकाल लेता है। यह देखकर टीला उससे नाराज होकर वहां से चली जाती है। इसके बाद एडम टीला को मनाने जाता है। टीला एडम से कहती है कि इतने सालों में उसे उसकी बहुत याद आई। इसी दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे हट जाती हैं और कहती है कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तभी अचानक आसमान में स्केलेटर दिखाई देता है। वह उनसे कहता है, अगर तुम मुझे वह जादुई तलवार दे दोगे तो मैं तुम्हारे माता पिता को जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। स्केलेटर की बातों से टीला समझ जाती है कि यह एक जाल है, लेकिन एडम अपने माता पिता को बचाने के लिए स्केलेटर के बताए ठिकाने पर जाने का फैसला कर लेता है। आखिरकार टीला मान जाती हैं। इसके बाद वो सभी स्नेक माउंटेन के लिए निकल पड़ते हैं। जब वे किले के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो गोटमैन उन्हें रोककर कहता है, तलवार मुझे दे दो। लेकिन एडम उसे तलवार देने से साफ मना कर देता है और कहता है कि तलवार सिर्फ स्केलेटर को दूंगा। तब ईविल लिन वहां आती हैं और एडम को स्केलेटर के पास लेकर जाने का आदेश देती हैं। जैसे ही एडम स्केलेटर के पास पहुंचता है, वह पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एडम को सामने उसके पिता रैंडोर खड़े दिखाई देते हैं। रैंडोर कहते हैं, बेटा तलवार दे दो, लेकिन एडम साफ मना कर देता है। तभी स्केलेटर अपने खतरनाक योद्धाओं को बुलाता है। फिर जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। एडम अकेला ही बहुत से दुश्मनों पर टूट पड़ता है। उसकी जबरदस्त ताकत को देखकर सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन तभी एडम के हाथ से उसकी तलवार छिन जाती है तो वह एक सैनिक को पकड़कर हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। अकेला एडम सभी पर बहुत भारी पड़ रहा था। आखिरकार उसे अपनी तलवार वापस मिल जाती है। तभी सारे दुश्मन एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। तब एडम एक जोरदार दहाड़ के साथ उठ खड़ा होता है। उसकी दहाड़ सबको दूर उड़ा देती है। एडम बिना रुके लगातार लड़ता रहता है। उसकी जबरदस्त ताकत देखकर रैंडोर पहली बार अपने बेटे पर गर्व महसूस करता है। आखिर में गोटमैन अपनी कुल्हाड़ी लेकर एडम पर टूट पड़ता है, लेकिन एडम उसे काबू में करके उसके दोनों सींग तोड़ देता है और एक जोरदार मुक्का मारकर उसे सीधे लावा में गिरा देता है। योद्धाओं को हराने के बाद एडम स्केलेटर पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ईविल लिन अपनी जादुई शक्ति से उसे जकड़ देती है। स्केलेटर एडम के पिता रैंडोर को मारने की धमकी देता है। अपने पिता की जान खतरे में देखकर एडम का गुस्सा फूट पड़ता है और वह अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करके स्केलेटर पर जबरदस्त वार करता है। लेकिन इस अटैक में स्केलेटर तो बच जाता है, लेकिन तभी पूरी गुफा हिलने लगती है और अचानक छत टूटकर रैंडोर के ऊपर गिर जाती है। एडम तुरंत मलबा हटाने लगता है। काफी मेहनत के बाद वह अपने पिता को जिंदा बाहर निकाल लेता है। रैंडोर एडम से कहता है, बेटा मुझे माफ कर देना, बचपन में मैंने तुम्हें मैंने कर नहीं है खुद से दूर कर दिया था। इतना कहकर राजा रैंडर दम तोड़ देते हैं। अपने पिता की मौत से एडम बुरी तरह टूट जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर स्केलेटर अपने जादुई डंडे से एडम पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जब एडम की आंख खुलती है तो वह फिर से अपने इंसानी रूप में जेल की कोठरी में बंद होता है। वहां बाकी सारे एटोर्निया वाले पहले से मौजूद होते हैं। तभी उसकी मां मार्लेना उसके सामने आती है। एडम उन्हें गले लगाकर भारी मन से बताता है कि राजा रेंडोर अब नहीं रहे। दूसरी तरफ
स्केलेटर तलवार उठाकर वही जादुई शब्द बोलता है, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं होता। गुस्से में तिलमिलाता हुआ वह ईविल लिन का गला पकड़ लेता है और पूछता है कि आखिर तलवार में जादुई शक्तियां क्यों नहीं है। तब ईविल लिन उसे बताती है कि अगर तलवार को उसके असली स्थान पर रखा जाए तभी उसकी शक्तियां तलवार में होगी। यह सुनते ही स्केलेटर अपनी पूरी सेना के साथ कैसल ग्रेस्कल की ओर निकल पड़ता है। जेल में डंकन और एडम फैसला करते हैं कि वह दोनों आखिरी सांस तक लड़ेंगे। इसी बीच टीला एडम को उसके पसंदीदा बाघ क्रिंजर से मिलवाती है। अब क्रिंजर बोल भी सकता है। वह एडम को देखकर खुशी से झूम उठता है और उसे प्यार से छाटने लगता है। इसके बाद एडम को एटोर्निया के लोगों के सामने जोशीला भाषण देता है, जिससे सबके अंदर फिर से लड़ने का जज्बा जाग उठता है। इसके बाद सभी मिलकर जेल का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। रोबोटो चट्टानों पर गोलियां चलाकर जेल की दीवारें तोड़ देती है। बाहर निकलते ही उनका सामना स्केलेटर के सैनिकों से होता है, लेकिन इस बार एडम और उसकी टीम पूरी ताकत से लड़ते हैं और कुछ ही मिनटों में वे सारे दुश्मनों को ढेर कर देते हैं। फिर वे दुश्मनों के लेकर सीधे एटोर्निया शहर पहुंचते हैं, जहां स्केलेटर की सेना ने कब्जा कर रखा है। इसके बाद पूरे शहर में जबरदस्त युद्ध छिड़ जाता है। दोनों तरफ से भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। एडम के साथी एक एक करके दुश्मनों को खत्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ एडम, टीला और बाकी लोग एक जहाज से कैसल ग्रेस्कल पहुंचते हैं। डंकन पुल पर दुश्मनों को रोकने का फैसला करता है, जबकि एडम और टीला अंदर जाकर स्केलेटर को खत्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्रिंजर थोड़ा डर जाता है, लेकिन एडम उसे याद दिलाता है कि वह कोई साधारण बाघ नहीं बल्कि असली बैटल कैट है। इसके बाद क्रिंजर एडम को अपनी पीठ पर बैठाकर महल के अंदर चला जाता है। महल के अंदर स्केलेटर तलवार को वेदी पर रख देता है। तभी एडम और उसके साथी वहां पहुंच जाते हैं। क्रिंजर पहरेदारों पर टूट पड़ता है और एडम छलांग लगाकर तलवार अपने हाथ में ले लेता है। इसी बीच टीला भी ईविल लिन से भिड़ जाती है। ईविल लिन अपने जादू से टीला को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन टीला अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके जाल को तोड़ देती है। उसी वक्त बीस्ट मैन भी आ जाता है और अपनी चाबुक से क्रिंजर पर हमला करता है, लेकिन क्रिंजर एक ही झटके में बीस्ट मैन को नीचे गिरा देता है। दूसरी तरफ पुल पर डंकन और रोबोटो दुश्मनों को रोकने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन जब दुश्मनों संख्या बहुत बढ़ जाती है तो रोबोटो एक विशाल मूर्ति पर गोलियां चलाकर गिरा देती हैं। मूर्ति गिरते ही पूरा पुल टूट जाता है और दुश्मनों का रास्ता बंद हो जाता है। लेकिन तभी वहां पर ट्रैप जॉ भी जहाज लेकर पहुंच जाता है और रोबोटो पर गोलियां बरसाने लगता है, जिससे रोबोटो का शरीर धमाके के साथ उड़ जाता है। यह देखकर डंकन गुस्से से तिलमिला जाता है और जहाज पर छलांग लगा देता है। फिर वो जहाज का शीशा तोड़कर ट्रैप जॉ पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। आखिर में डंकन उसके मुंह में एक ग्रेनेड ठूंस देता है और खुद जहाज से कूद जाता है। तभी एक जोरदार धमाके के साथ ट्रैप जॉ भी फट जाता है। इसके बाद डंकन तुरंत रोबोटो के पास दौड़ता है। दूसरी तरफ महल के अंदर एडम और स्केलेटर के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही होती है। स्केलेटर बार बार एडम की तलवार पर अपनी जादुई ताकत से हमला कर रहा होता है। आखिरकार तलवार एक तेज धमाके के साथ टुकड़ों में बिखर को जाती है। स्केलेटर उस तलवार का हैंडल उठाकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। फिर वह एडम का सिर पकड़ लेता है और उसी टूटी तलवार को एडम के सीने में घोंप देता है, जिससे एडम को अजीब अजीब डरावने भ्रम दिखाई देने लगते हैं। घबराया हुआ एडम अपने पुराने सामान को देखने लगता है। तभी उसे अपने बचपन की बनाई हुई एक ड्राइंग मिलती है, जिसमें जादूगरनी का चित्र भी बना होता है। तभी अचानक कमरे में रखे सारे कागज हवा में उड़ने लगते हैं। उसी समय वह रहस्यमयी पक्षी फिर से दिखाई देता है और बोलने लगता है। तभी एडम समझ जाता है कि यही असली सॉर्सरेस है। सॉर्सरेस उससे कहती है कि असल ताकत तलवार में नहीं है, मंत्र में है, क्योंकि ये शक्ति अब तलवार से निकलकर तुम्हारे अंदर आ चुकी है। इतना कहते ही एडम के सीने से तेज रोशनी निकलने लगती है। सॉर्सरेस अपने असली रूप में आकर कहती है, मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम्हारी इंसानियत तुम्हें सबसे बेहतर हीरो बनाती है। तभी अचानक एडम की आंख खुलती है और वह अपने सीने में घुसी तलवार का टुकड़ा निकाल देता है। उसकी अंदर की शक्तियां पल भर में उसका घाव भर देती है। फिर तलवार के बाकी टूटे हुए टुकड़े उड़ते हुए अपने आप ही जुड़ जाते हैं और दोबारा से पूरी तलवार बन जाती हैं। फिर एडम तलवार को आसमान की तरफ उठाकर जादुई शब्द बोलता है और एक बार फिर ही मैन में बदल जाता है। इस बार उसकी ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि उसकी चमक पूरे शहर में दिखाई देने लगती है। सॉर्सरेस की बातें याद करके एडम पहले स्केलेटर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब स्केलेटर उसकी कई बातों को सीरियसली नहीं लेता और उस पर अपने जादू से हमला कर देता है, तब फिर से दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। एडम स्केलेटर को उठा उठा के पीटता है। फिर वो उसके जादुई डंडे को पकड़कर उसी की शक्तियों से उस पर हमला करता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है।
जिसमें स्केलेटर के चिथड़े उड़ जाते हैं और उसी के साथ काली शैतानी शक्तियों का अंत भी हो जाता है। इसके बाद हमें 6 महीने बाद का समय दिखाया जाता है, जहां एटोर्निया फिर से हंसता खेलता समृद्ध और शक्तिशाली देश बन जाता है। वहीं पर हम एडम के दोस्त को देखते हैं, जिसे एडम की बातें मनगढ़ंत और परियों की कहानी लगती थी। एडम उसे अपने साथ एटोर्निया लेकर आता है, जिसके बाद उसका दोस्त भी उसकी बातों पर यकीन करने लगता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।